गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं एक्चुअल में वो जो आज का लेक्चर है ये कोई वैसे तो क्लास 11th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का लेक्चर है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है आज के लेक्चर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो नॉर्मली 12th वाले, आईआईटी वाले, जेई मेंस वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट और कौन सा है और कोई सा नहीं है, ये है आपका टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। आई बात समझ में? हालांकि आज मुझे सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाले टॉपिक स्टार्ट करने थे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 11th की केमिस्ट्री का। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर के अंदर जो मैं टॉपिक आज आपको कवर कराने जा रहा हूँ वो आपको 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 11th वालों का तो सिलेबस में है ही है। आई बात समझ में? एक्चुअल में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे करना है, और आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। आई बात समझ में? चलिए, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे टेम्परेचर के बारे में। देखो, एक्चुअल में टेम्परेचर के कितने स्केल होते हैं? टेम्परेचर के 3 स्केल होते होंगे। आपने डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, गए डॉक्टर साहब हमको बुखार हो रहा है। अरे भैया कितने दिन से हो रहा है? जी कई दिन से, 3-4 दिन से हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने एक थर्मोमीटर उठाया। हालांकि वो थर्मोमीटर जो आजकल यूज़ होता है वो डिजिटल है। एक तो वो भी आ रहा है, वो जो लेज़र वाला लाइट डाल के माथे से लगाते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि लेकिन पहले टाइम में क्या था, पहले टाइम में जो अभी भी आते हैं आजकल, वो आते हैं पारे वाले, जिनके अंदर मरकरी का पारा होता है, वो टेम्परेचर, वो थर्मोमीटर। लेकिन इन सभी चीज़ों के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है? इनका टेम्परेचर, किस तरीके से आप टेम्परेचर नापते हो। आपने देखा होगा कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर कुछ थर्मोमीटर नापते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। एक होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यानी 2 यूनिट तो आप ऑलरेडी जानते ही जानते हो। और जब मैं आपको यूनिट सिस्टम बता रहा था, एसआई यूनिट सिस्टम बता रहा था, उसमें मैंने आपको टेम्परेचर की एक और यूनिट बताई थी, केल्विन बताई थी, नहीं बताई थी? ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास में 3 स्केल हो गए। पहला स्केल हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। हालांकि ये यूएस बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। फ़ारेनहाइट ये अमेरिका वाले इसको यूज करते थे। दूसरा क्या आता है आपका? डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका क्या? तीसरा आता है आपका केल्विन। क्या आता है? केल्विन। और ये क्या है? ये आपकी एसआई यूनिट है टेम्परेचर, ये अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम आपका होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये टेम्परेचर आपको 3 चीज़ों में कैलकुलेट या मेजर करने के तरीका आपको पता होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि टेम्परेचर आखिर है क्या चीज़। देखो, जिस जगह पर, जिस कमरे में मैं फिलहाल मौजूद हूँ, उस कमरे के अंदर फिलहाल कुछ ना कुछ इसका रूम टेम्परेचर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्मल टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर भी बोला जाएगा। तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या है? उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस कमरे के अंदर जो एयर है, जो गैस भरी हुई है, जो एयर, जो हवा, जो वायु मौजूद है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स या उन मॉलिक्यूल्स के पास में कितनी एनर्जी मौजूद है, वही मॉलिक्यूल से पार्टिकल की जो एनर्जी होती है एक्चुअल में, उसी का जो मेजरमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? टेम्परेचर बोला जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि किसी भी दी गई कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल जो भी आपके सामने गिवन मौजूद है, जो भी सैंपल के तौर पर आपके पास में मौजूद है, उसके अंदर कितनी एनर्जी अवेलेबल है, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर बोला जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो ये तो थी टेम्परेचर के बारे में बात। अब टेम्परेचर क्या होता है, कितने तरह से मेजर कर सकते हैं? 3 मेजर हमारे पास में स्केल होते हैं इसके पास में, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। आपकी बुक्स के अंदर जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन में जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो केल्विन यूज करते हैं। आपको कुछ भी टेम्परेचर दिया होगा, आपको फ़ारेनहाइट में होगा तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्रेड का होगा तो केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हालांकि एक लाइन बोल दी थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि भैया केल्विन है, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल आपको होनी चाहिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये अब तक आपको इस तरह का लेक्चर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। टेम्परेचर के ऊपर जो लेक्चर आज मैं डालने वाला हूं, पूरी यूट्यूब घूम लेना, आप कहीं पर भी आपको लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक नॉर्मल में अगर रिलेशन की बात करूं कि रिलेशन, सबसे पहले चलो मैं फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन देखता हूं, फिर सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन देखेंगे, फिर इन तीनों का आपस में इंटर रिलेशन देखेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। आई बात समझ में? चलिए, मेरा डस्टर कहाँ गया? वेयर इज माई डस्टर? डस्टर 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 डस्टर, ओ ये पड़ा है यहाँ पर, बोल भी नहीं रहा है, नामुकुल खबीस। चलो आइए आगे की तरफ। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। भाई लेक्चर की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो रही है, एक्चुअल में हमारे इधर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है,
रोज आंधी तूफान आता है, रोज खंबा एक आध खंबा टूट जाता है। और इधर अभी हमारी साइड का शुगर मिल चालू है, कोई उसे टक्कर मार के एक आधा पोल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का खंबा तोड़ ताड़ के भाग जा, करें तो करें क्या भैया, इन्वर्टर डाउन हो जाए, इन्वर्टर भी कितना चलेगा। रमजान का टाइम वैसे है, हमें तो भैया हवा चाहिए हर टाइम। चलो खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम रिलेशन देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक इक्वेशन आप डायरेक्टली याद रखेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप कैलकुलेट करना होगा तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और +32, ये इक्वेशन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना कितना होगा, ये 9/5 पार्ट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया होगा, अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया गया है उसका 9/5 पार्ट कैलकुलेट करेंगे, उसमें 32 को ऐड करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका, वो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। या फिर अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट आपको गिवन हो, डिग्री सेंटीग्रेड निकालना हो, कैसे करेंगे, तो देखिएगा ये डिग्री फ़ारेनहाइट इधर है, ये डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड +32 हो गया, ये 32 इधर प्लस का है, सबसे पहले ये डायरेक्ट 5 इधर मत चिपका देना, ये प्लस में, इस पूरी इक्वेशन को पहले यहां से इधर पुश आउट, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 कितना हो गया, ये हो गया 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भैया, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस यही है कि यहाँ पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड का 9/5 वाला पार्ट निकालेंगे, उसमें 32 ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया होगा उसमें से 32 को माइनस करने के बाद में तो 5/9 वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आपका क्या आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशनशिप आपको देखने मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलो कुछ एग्जाम्पल देख लो। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का जो आपके सामने जो आंकड़ा देखा जाता है, एक्चुअल में वो होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है 22 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, ये आपका कैलकुलेटर मेजर किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 0 डिग्री कितना होता है, ये होता है आपके फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किसका प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आई बात समझ में। उसके अलावा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब को पंजाब इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का संगम होता है, पंच आब बोलते हैं पानी को। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा बताओ, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर हम कितना लेके चलते हैं, वो लेते हैं हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे पास में 4 डाटा आ गए प्यारे बच्चों। हमारे पास में एक डाटा आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, और साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। आई बात समझ में। इन सभी को मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इन सभी को मुझे फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला है, देखो सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई है तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। सिंस वी नो दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। आई बात समझ में। चलो केस नंबर 1, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल रहे हैं आप कहाँ पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैसे निकाल लेंगे, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 + 32, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। तो डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री टेम्परेचर पे कितना हो गया, 32, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हुआ भैया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, या फिर 32 फ़ारेनहाइट हुआ। ये इंपोर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कितना हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर हुआ आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, राज दुलारो, ठीक है। चलिएगा अब सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस आता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपको निकालनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 25 आ गई, प्लस 32, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 9 × 4 = 45, 45 + 32,
5 to 7 14 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो आपका रूम टेम्परेचर है, अगर मैं बात करूँ आपका रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो रूम टेम्परेचर होता है आपका एक्चुअल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी वैल्यू आती है निकल कर। क्लियर है बात? अभी तो हम सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट की बात चल रहे हैं, क्लियर है। अब तीसरी चीज चलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड को। वेयर इज माय डस्टर? आजा बेटा इधर को निकल कर। तो भाई समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। चलिए थर्ड वन की बात करते हैं हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड की। चलो तीसरा क्या होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मूला यही है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है कितने पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो गया 9/5। टेम्परेचर कितना आ गया 37 प्लस 32, तो 5 5 5 5 7 35, 5 7 से 35, रिमेनिंग कितना हो गया 2 पॉइंट लगा के 0 तार ली, 5 4 से 20 7 एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो गया, 7.4 आ गया, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ, देखो 5 7 35 5 20, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगा 3, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 30.6 प्लस 32 कितना हो गया 2 3 62। गलत है कुछ यार, गड़बड़ हो गई कुछ। 5 7 35 बचे 2, 5 चौक 20, 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगा 3, 9 तिया 27 और 3 30। ये तो ठीक आ रहा है। 9 7 63 होता है यार, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं एम एस कुरैशी, अभी तो बूढ़ा भी नहीं हुआ। चलो 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगा 3, 9 7 63 और 3 66, 66.6 आ गया, ठीक है। 6 2 8 और 6 3 9, 98.6। ये ले लो भैया, ये तो अभी कैलकुलेट करा था मैंने, कहीं पे बताया था आपको। तो रूम टेम्परेचर आपका तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको फ़ारेनहाइट में कैसे मेजर करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो आपको बता भी दिया था मैंने। तो आपका प्यारे बच्चों बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ, अरे बॉडी टेम्परेचर बोलो, बॉडी टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था और ये प्रूफ भी करके दिखा दिया। चलिए लास्ट वन, अगर मैं 100 के ऊपर कैलकुलेट करके चलता हूँ कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा तो हम क्या लेंगे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32। 5 दूनी 10, 0 9 दूनी 18 प्लस 32 कितना आ गया 2 के 2 8 और 3 11 का 1 का हासिल लगा 1 1 करे 2। ये लो आई बात समझ में। तो ये लीजिएगा आप, आ गया ये आ गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेशन चेक कर लो, 180 32 212, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आई बात समझ में। तो ये वैल्यू आपकी समझ में आ गई। देखो मैंने 4 वैल्यू 4 रिलेशन बताए आपको, चारों रिलेशन में आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि कौन सी चीज़ क्या होती है, किस तरह से होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है वो क्या होता है, उसके अलावा आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपका रूम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ठीक है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी रहेगी, बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना कैलकुलेट करेंगे और फ़ारेनहाइट में कितना कैलकुलेट करेंगे, उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट हम कितना कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। आगे की तरफ हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड के और केल्विन के। मैंने आपको 3 यूनिट बताई थी, 3 मेजर बताए थे, 3 तरह बताए थे, 3 स्केल बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, जिसमें मैंने आपको 2 स्केल का रिलेशन निकाल कर बता दिया। अब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड के और बिटवीन डिग्री किसके, डिग्री सेंटीग्रेड के और केल्विन के बीच में। किसके बीच में, बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। चलो एक रिलेशन आता है निकल कर के, जब भी आपको केल्विन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसमें 273.15 ऐड कर देंगे। ये आपकी वैल्यू होती है कि केल्विन की वैल्यू जब भी आपको निकालनी है तब आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 की वैल्यू ऐड कर देंगे। और इक्वेशन को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी केवल 273 का डिफरेंस लेके चलते हैं। उसके अलावा अगर डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है आपको क्या करेंगे, k माइनस 273.15, ये भी वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है। आई बात समझ में। चलिए अभी तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल के चले थे,
दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। तो हम वही टेम्परेचर लेंगे अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आई बात समझ में? चलिए केल्विन K1 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी 0 प्लस 273.15 इज इक्वल टू कितना आ गया 273.15 केल्विन आ गया। और ये क्या होता है, ये होता है आपके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आई बात समझ में? K2 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 आ गया 25 प्लस 273.15 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 298.15 केल्विन इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ये आ गया रूम टेम्परेचर। जो आपका नॉर्मल कैलकुलेशन में रूम टेम्परेचर यूज किया जाता है वो आता है आपका 298.15 केल्विन। और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए यूज करते हैं 298 केल्विन। आई बात समझ में? K3 मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर की बात करें हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, 37 प्लस 273.15 300 समथिंग के अप्रोक्स आएगा, 310.15 आएगा शायद, ठीक है। 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा, हाँ 310.15 केल्विन। और ये क्या आता है, ये आपका आता है बॉडी टेम्परेचर। यानी बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं कितना होता है आपका बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 310.15 केल्विन होता है, ठीक है। उसके अलावा K4 कितना होता है, K4 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात चले, 100 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। और ये क्या होता है, ये आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई क्या? अच्छा याद करो थोड़ा सा डाटा, अगर तुम्हारे ध्यान आ रहा हो कुछ, अगर हम इसको बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की आई थी। रूम टेम्परेचर कितना आया था, रूम टेम्परेचर आया था आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। उसके अलावा ये आया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। और उसके बाद में ये आया था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू आई थी। तो देखो ये सारी, अगर मैं कहूँ आपसे कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होती है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि तीनों टर्मिनोलॉजी में या तीनों टर्म में हम निकाल सकते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है भैया, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में इसकी वैल्यू होती है 298.15 केल्विन और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होती है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आपका सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आपका केल्विन में 310.15 केल्विन होता है और आपके उसमें फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम यूज़ करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में होता है। उसके अलावा 373.15 होता है आपके केल्विन स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। और फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो मेरी कहाँ से कहाँ तक करता है 32 से 202 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपके कहाँ तक की बात करते हैं हम, ये आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं वाटर को रेस्पेक्टिव बनाने के बाद में। चलिए आई बात समझ में? उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको लगता होगा कि अभी खत्म हो गया, नहीं बच्चों अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है, मैं एनसीईआरटी लेकर आना भूल गया अपने यहाँ रूम के अंदर, तो अब तो लेने जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ आपको कि आपके सेल्सियस स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। स्टेट ध्यान से सुनिएगा, सेल्सियस स्केल के अंदर यानी डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, लेकिन केल्विन स्केल पर आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर ऐड है और इसी लाइन का प्यारे बच्चों में जस्टिफिकेशन करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है कहां पर, सेल्सियस स्केल में, ठीक है, सेल्सियस स्केल में, लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है किसमें, केल्विन स्केल में। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखो होता क्या। अच्छा बताओ ये टेम्परेचर सबसे पहले होता क्या है? टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है कि मेजरमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम किसकी, एनर्जी की, किसकी एनर्जी, ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर बोलते हैं। और इसी चीज को हम बेस बनाकर हम ये प्रूव करेंगे कि केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है जबकि सेल्सियस स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक रिलेशन ढूंढा था हमने केल्विन के और सेल्सियस के बीच में कि डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273
0.15 डिग्री सेंटीग्रेड की मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मेरी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। ध्यान से देखिए कितनी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड कितना रखता हूँ मैं यहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूँ यहाँ पर, तो केल्विन की वैल्यू कितनी आएगी, केल्विन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी प्लस का 273.15 आएगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्या है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। आई बात समझ में। चलो मैं इसको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाता हूं। तो केल्विन की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी आती है, प्लस का 273.15 है। आई बात समझ में। केल्विन की अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम वैल्यू लेकर चलता हूं, अब दूसरी वैल्यू चलते हैं। अब मैं अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का यहां से फॉर्मूला ड्राइव करता हूं तो वो आता है केल्विन में से हम क्या घटा देंगे, 273.15 घटा देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। अब अगर केल्विन तुम 0 ले लेते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर केल्विन की मिनिमम वैल्यू को तुम कितनी रखो, यहाँ पर 0 रखो, और 0 वैल्यू केल्विन की तो पॉसिबल बिल्कुल भी है ही नहीं। क्यों नहीं है, अब ध्यान से देखिए, 0 डिग्री केल्विन, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर आप 0 वैल्यू रखते हैं यहाँ पर केल्विन की, तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसमें, अगर केल्विन की वैल्यू आपको 0 ले लेते हैं। अब केल्विन की वैल्यू जो 0 होती है आपके, उस वैल्यू को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट 0 वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट 0। और इस वैल्यू पर जो भी गैस एग्जिस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपके आइडियल गैस। ठीक है, और ये भाई सबसे, इससे भाई केल्विन को मैं बोल रहा हूं कि केल्विन नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि जब नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो सबसे कम वैल्यू केल्विन की कितनी हुई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुई। पॉजिटिव भाई 0 डिग्री, मैंने बोला है कि नेगेटिव टेंपरेचर केल्विन स्केल शो नहीं करता, इस चीज को बेस बनाते हैं। नेगेटिव टेंपरेचर केल्विन शो नहीं करता, तो इसका मतलब केल्विन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, केल्विन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये लोवेस्ट टेंपरेचर होता है। क्या होता है, लोवेस्ट टेंपरेचर होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी जगह का लोवेस्ट टेंपरेचर। इससे नीचे कोई टेंपरेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, और इस लोवेस्ट टेंपरेचर, हालांकि ये टेंपरेचर भी एग्जिस्ट नहीं करता, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये टेंपरेचर भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो लोवेस्ट टेंपरेचर रिकॉर्डेड है अब तक का, पता है आपको कितना है, वो 100 पाइको केल्विन है। कितना है, 100 पाइको केल्विन। 100 पाइको केल्विन का मतलब जानते हैं आपके, 100 इंटू 10 की पावर -12, यानी 1 इंटू 10 की पावर -10 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ में। 100 पाइको केल्विन अब तक का लोवेस्ट वैल्यू रिकॉर्डेड है, यानी 0 पर तो अब भी नहीं जा पा रहा। अरे इसमें कंफ्यूज मत होना, इसकी वैल्यू है कि 0.0, इसके बाद में कितना आ गया, 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू, ये टेंपरेचर हमने रिकॉर्ड करा। क्या ये 0 है भी नहीं, लेकिन कुछ तो वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर पाया ना, अब तक लोवेस्ट वैल्यू ये रिकॉर्ड कर पाए। एब्सोल्यूट 0 वैल्यू हम अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए। समझ में आई बात आपके। चलिए, तो लोवेस्ट टेंपरेचर होता है आपका क्या, ये एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है 0 केल्विन। क्या होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन जो होता है आपके, वो लोवेस्ट टेंपरेचर होता है। और इस लोवेस्ट टेंपरेचर पे ध्यान से देखिएगा, इस लोवेस्ट टेंपरेचर में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ध्यान से देखिए, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो कर जाता है सीज, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों हो जाता है, क्योंकि लोवेस्ट टेंपरेचर पे आ गई है। और मैंने टेंपरेचर क्या कहा था कि मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है उसका मेजरमेंट है। अब टेंपरेचर आपका चला गया लोवेस्ट, मतलब आपकी एनर्जी क्या चली गई, लोवेस्ट। और इसी लोवेस्ट की वजह से मॉलिक्यूल का मूवमेंट वहां पर क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। और केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंपलसरी है, जरूरी है। तो जब ये आपके मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ पर कंपलसरी हो गया, तो यानी मॉलिक्यूल यहाँ पर सीज हो गए, तो फर्दर केमिकल रिएक्शन होनी बंद हो जाएंगी। और केमिकल रिएक्शन होनी बंद हो जाएंगी तो इसके अलावा उस टेंपरेचर का हमारे लिए महत्व रह ही क्या गया। समझ में आई बात। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि लोवेस्ट टेंपरेचर को क्या बोलते हैं, 0 केल्विन टेंपरेचर होता है, जो कि एब्सोल्यूट टेंपरेचर होता है। और यहाँ पर आपके जो होता है टेंपरेचर का मतलब यही होता है कि एनर्जी मॉलिक्यूल की कितनी होती है। लोवेस्ट टेंपरेचर है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी लोवेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाता है। और यही वजह है कि जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट बंद हो गया, भाई टेंपरेचर कब तक पहुंचे, जब तक केमिकल रिएक्शन चल रही है आपकी, तभी तक क्या आप उस चीज को काउंटेबल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव टेंपरेचर केल्विन की स्केल के अंदर क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री पे आते ही सारे के सारे मॉलिक्यूल सीज हो जाते हैं, मूवमेंट बंद हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल 0 खत्म हो जाती है। जब एनर्जी नहीं रही, मूवमेंट ही नहीं रहा, मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी नहीं है, तो वो फर्दर और घटेगा कहां से।
टेम्परेचर का घटना बढ़ना मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब यही चीज यहाँ पर लास्ट फुल स्टॉप लग गया, इसके बाद में आगे टेम्परेचर डाउन ही नहीं होगा, तो आप केल्विन स्केल में स्टडी कैसे कर पाएंगे। आई बात समझ में क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक कि आपके बात समझ में आ गई होगी। तो लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड मैंने आपको बताया है, ये 100 पाइको केल्विन रिकॉर्ड किया गया था, जो कि कब रिकॉर्ड किया गया था? 2000 में, सन 2000 में। कहाँ किया गया था? फिनलैंड के अंदर। ठीक है, फिनलैंड के अंदर। क्लियर है? और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो यूनिवर्स का जो एवरेज टेम्परेचर है ना बेटा, जो यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर है वो भी 2.73 केल्विन है। एवरेज टेम्परेचर अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो वो क्या है? वो है आपका 2.73 केल्विन। यानी ये नेचुरल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर यूनिवर्स का है वो कितना है? 2.73 केल्विन। इसका मतलब 0 केल्विन तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम आइडियल गैस, जैसा आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आप आइडियल गैस को बता दूं मैं आपको, जब आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडियल गैस क्या होते हैं। आइडियल गैस वही होते हैं जो 0 केल्विन पे भी आपको फंक्शनल देखने मिलती है, जो गैसेस। फिलहाल आप इतने समझिए, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो ये तो था आपका यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 2.73 केल्विन। ये आपका क्या होता है? यूनिवर्स का टेम्परेचर होता है। इस चीज को नोट कर लो, जो भी तुम्हारे सामने यहाँ पर मौजूद है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम एक चीज और चलते हैं आगे। कुछ डिफरेंट चीजें हैं जिनका हम एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि किसका क्या एवरेज टेम्परेचर है, कितना है। जैसे कि सन की सरफेस का, सन की कोर का, अर्थ की सरफेस का, अर्थ की सरफेस का नहीं मतलब अर्थ की कोर का, उसके अलावा मून का, अंटार्कटिका का। ये 5-6 पॉइंट हैं आपके, ठीक है? तो वो टेम्परेचर कितना होता है उसको हम देखने वाले हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जो आपका सन का टेम्परेचर होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हम डिफरेंट टेम्परेचर देखेंगे। पहला है हमारा सन का टेम्परेचर कितना होता है। सन का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, सन की सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 5800 केल्विन का होता है। उसके अलावा जो सन की कोर होती है, सन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, सन के जो बीच का सेंट्रल पार्ट होता है, उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन केल्विन होता है। मिलियन मतलब 10⁶, 15 मिलियन केल्विन। यानी 15 के बाद में 1 2 3 4 5 6 इतना केल्विन टेम्परेचर किसका होता है? कोर का होता है। अर्थ की जो कोर होती है, ध्यान से देखिएगा, अर्थ की जो कोर होती है, अर्थ की जो कोर होती है, उसका टेम्परेचर आपको देखने मिलेगा लगभग 6000 से 8000 डिग्री, 8000 केल्विन के आसपास। ठीक है, अर्थ की जो कोर है, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, उसका टेम्परेचर आपको कितना देखने मिलेगा? 6000 से 8000 केल्विन का टेम्परेचर देखने मिलेगा। एक चीज आपको नोट करना बड़ा इंटरेस्ट होगा कि सन की सरफेस से अर्थ की कोर का टेम्परेचर ज्यादा है। बेटा, आप आग के, हम सभी लोग आग के ढेर के ऊपर बैठे हैं। ज्वालामुखी जो फटता है, जो धधकता है, वो सब अर्थ की कोर से ही निकलता हुआ टेम्परेचर है, वहीं से रिकॉर्ड की गई ये वैल्यू। आई बात समझ में? अर्थ की कोर का जो टेम्परेचर है वो सन की सरफेस से ज्यादा गर्म है, ज्यादा हॉटर है। और सन की सरफेस का टेम्परेचर कितना है? 5800 केल्विन है, जबकि अर्थ की कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 से 8000 केल्विन के बीच में एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? उसके अलावा जो लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो अब तक हमने रिकॉर्ड किया है, कहां पर किया गया था? लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना था? लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो हमने अभी तक एंड आपको नेचुरली जो क्या किया, ऑब्जर्व किया, वो कहाँ देखा गया? वो अंटार्कटिका के अंदर देखा गया। कितना था? 184 केल्विन का। कितना होता है वो? 184 केल्विन का। उसके अलावा अंटार्कटिका में जो नॉर्मल वैल्यू टेम्परेचर की रहती है वो कितनी रहती है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल वैल्यू अंटार्कटिका के टेम्परेचर की रहती है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपकी नॉर्मल लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर अंटार्कटिका के ऊपर कितना है? 184 केल्विन का। और जो आपका यूनिवर्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 2.73 केल्विन। ये आपका यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर है। तो ये सारे वैल्यू है, ये मतलब ऐसा डाटा है मगअप करने वाला है। एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर इस तरह की चीजें नहीं आती है, लेकिन टेम्परेचर का जो कन्वर्जन है, ये बेसिक सी चीजें, नॉलेज आपको प्यारे बच्चों होनी चाहिए। शायद आपका आधा घंटे से लेक्चर एक्सीड कर गया, ठीक है, 28 मिनट 29 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो, ये थोड़ा सा टेम्परेचर वाला पोर्शन है, मैं आज इसे पूरा बिल्कुल कर ही देता हूँ। उसके अलावा आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री में आप दो चीजें पढ़ेंगे, एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी क्या होता है और आपका एनटीपी क्या होता है? ठीक है, चलिए, एसटीपी एंड एनटीपी ये रिएक्शन की कंडीशन होती है। एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेते हैं आप? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे, और प्रेशर कितना लेंगे आप? 1 atm लेंगे। एनटीपी का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन की
कंडीशन है, आप अगर रिएक्शन हो रही है एसटीपी पे, इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है और वो 1 एटीएम का वहाँ पर प्रेशर है। और अगर रिएक्शन एनटीपी पे परफॉर्म हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रही है, तो यहाँ पर कितना होगा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा और 1 एटीएम का यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर होगा। आई बात समझ में। उसके अलावा एक और चीज़ आती है SATP। क्या आती है, SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, ये जब आप रूम टेम्परेचर पे कोई केमिकल रिएक्शन आपके रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रही थी, उस रिएक्शन को SATP बोलते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला जाता है। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है वो, और आपके 1 एटीएम प्रेशर पर आपको वो परफॉर्म की जाती है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। एसटीपी पे रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस टेम्परेचर पर और 1 एटीएम के प्रेशर पर हो रही है। फर्क तीनों में केवल किसका है, टेम्परेचर का। प्रेशर तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, 1 एटीएम के आसपास के प्रेशर लेके चलते हैं। आई बात समझ में। उसके अलावा आप जो अब एक लास्ट हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन का रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो, डिग्री फ़ारेनहाइट रिलेशन, हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, डिग्री फ़ारेनहाइट का निकाला 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 32। आई बात समझ में। ठीक है भैया। उसके अलावा डिग्री सेंटीग्रेड का आपने क्या, केल्विन का क्या निकाला, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। चलो यहाँ से सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल दो, सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालेंगे आप, केल्विन माइनस 273.15, ये इसकी वैल्यू आ गई, नहीं आ गई। अच्छा, यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालेंगे आपके, ये आ गया 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये आ गई। इस दोनों इक्वेशन को बराबर रख दो, तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, ये आ गई K माइनस 273.15 के, या फिर 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो गए। ये रिलेशन आ गया इन तीनों इक्वेशन में, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू आप इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और इसका इक्वेशन बनती है, आसान सी इक्वेशन है, उसे भी देख लीजिएगा आप यहाँ से, कि डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखो, इस रिएक्शन को जो आपकी ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये तो हो गई। इस रिएक्शन को क्या कर दो आप, रिएक्शन को 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ से। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 कितना हो गया, ये आ गया K माइनस 273.1.5 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला निकालो इधर से। अच्छा देखो, ये आपने डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला निकाला यहाँ से। ठीक है, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में है, इसे यहाँ नीचे लिया होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/9 ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये भी डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 की वैल्यू, भी डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 की वैल्यू। क्या फॉर्मूला रिजल्टेंट बनता है, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अल्टीमेटली दोनों चीज़ें एक ही हैं, अल्टीमेटली दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये भी फॉर्मूला सेम है, ये भी फॉर्मूला सेम है। ये रिलेशन था आपका सेंटीग्रेड में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट के अंदर। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, इतनी डिटेल के अंदर टेम्परेचर अब तक आपने ना कहीं पढ़ा होगा और ना अब तक आपके पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरी कम्युनिटी के ऊपर आपने कहीं ये देखा होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक के केल्विन या टेम्परेचर की कहानी यहाँ तक समझ में आई होगी। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बड़ी अच्छी सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, करना कितना सा है, ये तो आपके जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो आपके जानने वाले हैं, 11th के हैं, कोई भी देख सकता है इसे। ठीक है, ये कोई ऐसा स्पेसिफिकली आज का लेक्चर जो ये है 11th क्लास का नहीं है कि मैं बोल दूं कि केवल और केवल 11th का है। नहीं, ये नीट वाले, IIT वाले, JEE वाले, ठीक है, उसके अलावा 12th वाले, 11th वाले, सबको देखना चाहिए। इस लेक्चर के बारे में सबको पता होना चाहिए। बेस्ट लेक्चर है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर की पूरी डिटेलिंग के ऊपर। टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, बेसिक आइडिया है। इतना टेम्परेचर अब तक डिटेल में पूरे यूट्यूब पर सर्च भी करके देख लेना, आप कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं देखा। ठीक है, मैं बोलने लग जाऊँ ये थोड़ा ही ना कि भैया आई एम द बेस्ट, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अब तक नहीं देखा पूरे यूट्यूब के ऊपर, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भैया अपना डेली की पढ़ाई डेली करनी है आपको। ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर ये जा रहा है दिमाग में, टेम्परेचर की रेगुलरिटी, लेक्चर की इरेगुलरिटी आ रही है एक्चुअल में रमज़ान की वजह से, तो थोड़ा सा रमज़ान का और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी हो तो भी 2-3 लेक्चर आपको डेली मिलते रहेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद में 4-5 लेक्चर की फ्रीक्वेंसी जैसा हमारा पहले चल रहा था ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लें, 10-12 दिन की बात और है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है लॉकडाउन के बाद में थोड़ा सा
शॉप वगैरह खुल जाए तो मैं इन्वर्टर इस रूम का अलग से सेटअप कर लूँगा अपने, ठीक है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा बेफिक्र रहें। चलिए खैर, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।